जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस आज की प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो सब्जेक्ट होता है सीटेट एग्जाम के लिए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। भाई, बच्चों में जो नैतिकता होती है उसकी स्थापना करनी है, नैतिकता का उसमें उनमें भाव जागृत करना है, मूल्य नैतिक मूल्यों का विकास करना है, उसकी स्थापना के लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन सा होगा? ऑप्शन ए, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। या डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो देखिए भी, उपदेश देना वगैरह ये इससे कोई बच्चों में नैतिकता की भावना नहीं जागृत होगी। भी आप उपदेश दिए जा रहे हो, जब तक कि बच्चे स्वयं से उनको करके नहीं देखें, उनको अच्छे से समझ नहीं आए, उनका व्यवहार को नहीं वो कर पाए। तो देखिए, इसमें सबसे अच्छा सर्वोत्तम मार्ग वो होगा कि शिक्षक जो है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जो शिक्षक है वो खुद बच्चों से आदर्श रूप में व्यवहार करे, ताकि बच्चों में भी वो नैतिकता के मूल्य स्थापित हों या विकसित हों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? भाई, विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है आपको कि शरीर के जो विभिन्न तंत्र या अंग होते हैं वो अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? कि मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक समान गति से ही विकसित होते हैं, अलग अलग गति से विकसित होते हैं। ऑप्शन आपके ए, शीर्षगामी सिद्धांत। बी, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। सी, पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत। या डी, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो देखिए भाई, वो सिद्धांत है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि जो शरीर के विभिन्न तंत्र होते हैं, अंग होते हैं, वो अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, अलग अलग गति से विकसित होता है, विकसित विकास होता है उनका। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? अब आपसे पूछा है कि भाई जो प्राथमिक रूप से विकास है वो किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए, केवल आनुवंशिकता से। बी, आनुवंशिक और वातावरण से। सी, केवल वातावरण से। या डी, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। तो देखिए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवधारणा, साधारणतः यह अवधारणा है कि बच्चों का जो आचरण है उसको प्रबलीकरण या उसके और दंड के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस विचार पर आधारित, ये विचार को ध्यान में रखना है, इस पर आधारित आपको बताना है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होगा। तो वो होगा आपका प्राथमिक रूप से केवल वातावरण से, यहाँ पर केवल वातावरण से प्रभावित होगा। हालांकि जैसे जो विकास होता है बच्चों का, वो आपका आनुवंशिक और वातावरण से ही होता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका आंसर जाएगा सी के साथ, केवल वातावरण के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश डैश की संस्था के रूप में डैश डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। भाई देखिए, फिल्म हो, आज का आपकी फिल्में होती हैं, जो विज्ञापन होते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनमें व्यवहार के रूप में जो जेंडर उपयुक्त तरीके, बहुत से संकेत मिलते हैं, है ना, उनके द्वारा आपको जेंडर के बारे में संकेत मिलते हैं, पता लगता है। तो ये समाजीकरण की किस संस्था और किस भूमिका पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए, मीडिया प्राथमिक। बी, मीडिया द्वितीयक। सी, स्कूल प्राथमिक। या डी, स्कूल द्वितीयक। तो देखिए भाई, यहाँ पर ये होगा मीडिया और द्वितीयक, सामाजिकरण की मीडिया की संस्था। भाई ये मीडिया ही तो होती है एक तरह की, फिल्में और विज्ञापन दिखाना मीडिया का काम है ना। मीडिया की संस्था के रूप में किसकी द्वितीयक भूमिका निभाते हैं? मीडिया की संस्था के रूप में कौन सी भूमिका निभाते हैं भाई? ये द्वितीयक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भाई सामाजिकरण वगैरह इसकी प्राथमिक भूमिका तो आपकी क्या किसकी है? परिवार की है, लेकिन ये द्वितीयक भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले में आएगा मीडिया और यहाँ पर आएगा आपका द्वितीयक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? भाई प्याजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन प्याजे ने, उसमें उन्होंने इस आपकी जो कितनी चरण बताए थे भाई? 4 स्टेज बताए थे, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, है ना। उन्होंने अब इस सिद्धांत में पूछा है कि किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है?
अब ये पूछा आपसे, ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या डी औपचारिक संक्रियात्मक, या इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अमूर्त भी बोल देते हैं। तो देखिए अब आपको बताना है परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी में। क्या अमूर्त संक्रियात्मक बोल दीजिए आप, या औपचारिक संक्रियात्मक भी बोल सकते हैं, इसके दोनों नाम है, दोनों लिखे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपकी चौथी स्टेज जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, उसमें जो परिकल्पनात्मक चिंतन होता है वो विकसित होने लगता है। ये आपकी कब चलती है भाई, 11+ से चलती है, 11+ एज होती है इस अवस्था की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। भाई वर्ग समूहन की जो योग्यता होती है उसका विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था के दौरान, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो देखिए भाई जो आपका वर्ग समूहन की जो योग्यता है उसका जो विकास होता है वो होता है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। ये भी आपका जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे की तीसरी अवस्था जो है, उसके अंतर्गत वर्ग समूहन की जो योग्यता होती है उसका विकास होने लगता है, उसका विकास होता है बच्चे में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। भाई लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत एक वो है आपका स्टेटमेंट ये कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पारस्परिक की संपारस्परिकता की समझ, बी अधिकार का डर और सजा से बचना, सी दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, या डी कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो भाई देखिए जो आपका ये स्टेटमेंट है, कथन है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, इसके चरण की विशेषता यही होगी कि भाई कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है, व्यक्तिगत कर्तव्य है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक रचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? भाई लेव वाइगोत्स्की ने जो आपका सिद्धांत दिया जा उसके अनुसार पूछा है कि जो हमारी संरचनात्मक संरचना होती हैं उनकी बनावट और हमारी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनमें बदलाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए इनाम, बी सांस्कृतिक उपकरण, सी स्कीमा, या डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक उपकरण। यानी कि जो आपकी संस्कृति है, जो लेव वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, जो इन्होंने इस विकास का इसका सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, उसको बोला जाता है इनका सिद्धांत है। तो उसी के अनुसार हमारा जो ये बदलाव होता है वो सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। भाई जो एनसीएफ की बात हो रही है यहाँ पर, जो एनसीएफ 2005 है इसमें किसकी बात की गई है? ऑप्शन ए ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, बी शैक्षिक केंद्रों के विशेष केंद्र होने पर, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो एनसीएफ 2005 जो बात करता है वो करता है ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, है ना, कि भाई ज्ञान का विकास हो बच्चे में सक्रिय रूप से, उनके ज्ञान की रचना करें बच्चे, और शिक्षण जो हो वो व्यवस्थित रूप से, पाठ्यक्रम भी उनका व्यवस्थित रूप से निर्धारित हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों में रूप में परिभाषित किया? भाई जो सामान्य बुद्धि का विचार था उसको नकार दिया और बुद्धि के जो अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है, तो वो किसने किया है? ऑप्शन ए स्पीरमैन, बी एल्फ्रेड बिनेट, सी थियोडोर साइमन, या डी हावर्ड गार्डनर। तो भाई ये किया है आपका हावर्ड गार्डनर ने, वही हावर्ड गार्डनर है जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है ना। हावर्ड गार्डनर ने तो दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, 7 प्रकार की बुद्धि बताई, तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने, और यहाँ इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हावर्ड गार्डनर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? अब भाई समालोचनात्मक सोच उसको बढ़ावा देने का सबसे उत्तम उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन ए 325 और 486 को जमा करो, बी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, सी श्वसन को परिभाषित कीजिए, या डी अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए, या प्रदूषण को मतलब दूर करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो इसमें आपका जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा वो कौन सा प्रश्न होगा भाई? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए कि भाई प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है, किन किन कारणों से हो रहा है, किस लेवल का प्रदूषण है ना, और इस प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या उपाय कर सकते हैं हम। तो ये सोचना एक समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि भाई कोई बच्ची है कृतिका, वो घर में तो ज्यादा बातचीत नहीं करती है वो, लेकिन विद्यालय में जाकर के वो काफी बातचीत करती है, बातचीत ज्यादा करती है। तो वो क्या दर्शाता है, ये ऐसा उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, सी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो भाई देखिए भाई जो बच्ची है वो घर में ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, विद्यालय में ज़्यादा काफ़ी अच्छी बातचीतें करती है। तो वो इसलिए करती है क्योंकि भाई जो उसके विचार हैं उसको विद्यालय में मान्यता दी जाती है, मान्यता मिलती है उसके विचारों को, घर में उसको विचारों को मान्यता नहीं मिलती है। तो इसीलिए वो कम बात करती है और विद्यालय में ज़्यादा बात इसीलिए करती है क्योंकि उसको विचारों को वहाँ पर मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। भाई आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, या सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, या डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो देखिए साथियों, आकलन का जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो ये है कि आकलन जो होना चाहिए वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होना चाहिए, कि उसी में आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही आप आकलन कर लें, आप बच्चे को पता भी नहीं लगे और आप शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही, अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही आकलन कर लें, वो सबसे उपयुक्त तरीका है आकलन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है? बुद्धि परीक्षण का उपयोग किसमें नहीं होता भाई? ऑप्शन आपके ए छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन, बी शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सी एक छात्र की ग्रेडिंग, या डी एक छात्र की सफलता का पूर्वानुमान करना। अब भाई यहाँ पर बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं है? तो बुद्धि परीक्षण का उपयोग भाई एक छात्र की ग्रेडिंग करना है, यहाँ पर बुद्धि परीक्षण का कोई भी उपयोग नहीं है भाई। छात्र की ग्रेडिंग कर रहे हो आप, वहाँ कौन सा बुद्धि परीक्षण आ गया है ना? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और डैश डैश के अवसरों की संभावना कम होती है। भाई जो वंचित समूह के बच्चे होते हैं, वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको देखो अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल इन तक पहुंचना उनको थोड़ा कठिन होता है, वो इन अवसरों को नहीं उठा पाते। तो ऑप्शन ए खेलने, बी सीखने, सी अध्ययन, या डी आनंद। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सीखने। भाई देखिए अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सीखने के अवसरों की संभावना उनकी कम होती है क्योंकि वे वंचित समूह से आते हैं, वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ी संभावना कम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? भाई जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं उनमें ऐसा कौन सा लक्षण है जो पठन कठिनाई का नहीं है? ऐसा कौन सा लक्षण है? ऑप्शन ए शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, बी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, सी वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या डी पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखिए भाई वो कठिनाई आपको यहाँ देखा है, पूछा है छोटे शिक्षार्थियों को, है ना? तो छोटे जो विद्यार्थी होते हैं, छोटे स्टूडेंट होते हैं, उनको ध्यान में रख करके यहाँ पर आंसर देना है। तो उनके लिए जो मतलब पठन कठिनाई नहीं होगी, वो नहीं होगी कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, क्योंकि भाई शिक्षार्थी क्या, बच्चे क्या हैं, छोटे हैं, तो उनको शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई अगर आ भी रही है तो उनका वो पठन कठिनाई नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका स्तर थोड़ा छोटा है, उस लेवल का नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अतिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प डैश डैश है। जो भाई अतिक्रियाशीलता होती है आपकी, उसमें जो औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प क्या है? ऑप्शन ए मनोचिकित्सा, बी व्यवहार परिवर्तन अथवा व्यवहार प्रबंधन, सी दंड या डी प्रगतिशील अवरोध। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन अथवा व्यवहार प्रबंधन जो है वो एक सफल विकल्प है अति सक्रियता के उपचार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। भाई कक्षा में बच्चे रुचि लेते रहें, रुचि बनी रहे बच्चों में, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना है? ऑप्शन ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी चर्चा करना, सी कहानी कहना या डी प्रश्न पूछना। तो देखिए कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई प्रश्न पूछते रहना चाहिए बच्चे को। जैसे भाई टीचर शिक्षण कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो बच्चों उस लिए कि भाई जो पढ़ा रहा है शिक्षक उसमें बच्चे रुचि रखें, उसके लिए शिक्षक को प्रश्न बीच बीच में प्रश्न करते रहना चाहिए, प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे बच्चे कक्षा में बच्चों की रुचि बनी रहे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो, भाई प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? ऑप्शन ए देखने में अच्छी हो और रंग बिरंगी हो, बी अभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय करे, सी यहाँ पर अभी नहीं है, यहाँ पर ये सभी है ना। ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों के लिए दर्शनीय हो, या डी बनाने और उपयोग करने में सरल हो। तो भाई जो प्रभावी शिक्षण सामग्री आपके जो TLM बोल देते हैं आप, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो वो शिक्षण सामग्री प्रभावी कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी जो सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय करे, जो मानसिक और शारीरिक शक्तियां हैं बच्चे की उनको एक्टिव करे, सक्रिय करे, वो शिक्षण सामग्री जो होगी वो सबसे प्रभावी होगी। यहाँ पर अभी नहीं है, ये आपका सभी है ना, यहाँ पर ये सभी है, तो अभी गलत टाइप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? भाई कोई बच्ची है मधु, जिसका नाम मधु है, वो गणित सब्जेक्ट में भाई कमजोर है थोड़ी, तो आप एक अच्छे अध्यापक हैं, तो आप एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में आप उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बी उसके माता पिता अनपढ़ हैं, सी उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, या डी गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो भाई देखिए एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से जो कमजोर होने का कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो गणित की शिक्षण विधि है, जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस विधि से शिक्षण विधि से उसको गणित को पढ़ा रहा है, तो वो जो शिक्षण विधि है वो त्रुटिपूर्ण है, वो उससे नहीं सीख पा रही है बच्ची, वो विधि ही त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।